फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद शिवम पर। और मैं हूं शिवम शर्मा। आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट की वेटेज आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा टॉपिक है समझने के लिए। केमिस्ट्री का एटम का कंसेप्ट, मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट, अगर आपको सारे कंसेप्ट समझने हैं तो ये टॉपिक मस्ट है आपके लिए। उसके बाद 9th में या 10th में ही नहीं, 11th में ये आपके जो है बहुत काम आने वाला है। एंड मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो ऐसी रहेगी, मैं पूरा मोल कंसेप्ट इसमें कवर करने वाला हूँ। सिर्फ मोल कंसेप्ट ही नहीं, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में हो या किसी भी बुक में हो, आपके सारे क्वेश्चन, और ये वीडियो देखने के बाद कोई भी ऐसा मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन या टाइप नहीं बचेगा जो आपके एज पर 9th क्लास सीबीएसई एंड आईसीएसई कवर ना हुआ हो मोल कंसेप्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ किताबी डेफिनेशन लिखी है जो आपको आनी चाहिए। कुछ पहले की चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, उसके बाद ही मोल कंसेप्ट जो है हमें समझ आएगा। पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, जितने भी क्वेश्चन है सारे करना। आई कैन गारंटी कि इतना सा भी डाउट नहीं बचेगा मोल कंसेप्ट में। अगर बचता है मुझे कमेंट सेक्शन में बोल देना कि सर बेकार पढ़ाया, दोबारा पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, सो सबसे पहले एटम क्या होता है, व्हाट आर एटम्स। एटम्स केमिस्ट्री का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो एटम है। एटम का मतलब जैसे घर बनता है ईंटों से, ऐसे ही जो मैटर है, मैटर पूरा बनता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जैसे घर का बिल्डिंग ब्लॉक ईंटें है, ऐसे ही एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर अराउंड अस। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। जैसे जितने भी आपके एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, हाइड्रोजन एटम बोल सकते हो। सिंगल हाइड्रोजन, अगर मैं H2 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगर मैं सिंगल H की बात करूंगा तो ये एक एटम है। ओके, एक कार्बन एटम, एक कोई भी एक एटम हो सकता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या है, एटम का ग्रुप। मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। केमिकली जब दो से ज़्यादा एटम को आप बॉन्ड कर दोगे तो वो बनेगा मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल बॉन्ड होते हैं आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से। कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे 10th क्लास के टॉपिक में, 4th चैप्टर में। सो अभी मॉलिक्यूल सब देखो, मॉलिक्यूल्स जो है फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। जैसे ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम आपका O2 की तरह एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन गैस की तरह। खाली ओ कभी आपने देखा है, नहीं देखा होगा। तो मॉलिक्यूल क्या है, एटम्स का कॉम्बिनेशन। भाई एटम्स को कंबाइन कर दो। अब एटम तो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो जैसे आपका H2O है, H2O में आपका हाइड्रोजन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है। H2O के बाद CO2 है, कार्बन एटम भी है, ऑक्सीजन एटम भी है, और CO2 मिला के बनाता है मॉलिक्यूल। सो आपका मॉलिक्यूल जो कि कॉम्बिनेशन से बनता है एटम के। अब आपकी दो टर्म्स हो जाती है जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर एटॉमिक मास। ग्राम्स आपको पता है क्या होता है, जो उसका वेट होता है, वही मैं सिंपल ग्राम्स वाली बात कर रहा हूँ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उस मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के इक्वल जब उसका मास होगा तो वो जो है ग्राम एटॉमिक मास होगा। देखो दोबारा पढ़ो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उस मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। जैसे एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 16U। 16U, तो एटॉमिक मास जो हो गया वो हो गया उसका 16 ग्राम्स। ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम्स, 16U उसका एटॉमिक मास है। उसके बाद देखो, ग्राम एटॉमिक मास में कुछ नहीं करना। जो एटॉमिक मास यूनिट होती है आपकी यू, जिसमें हम जनरली एलिमेंट का मास लिखते हैं, उसको यू को जी से रिप्लेस कर दो बस। ये सिर्फ किताबी डेफिनेशन है समझने के लिए, जो आपके एग्जाम में कई बार आ जाती है और मोल कंसेप्ट की कैटेगरी में ही आती है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। अदरवाइज कंसेप्ट तो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा अच्छे से। नेक्स्ट आपका आता है मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, मोलर मास डिफाइंड एज मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। उस सब्सटेंस का एक मोल, एक मोल। यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। एक मोल जो है, अच्छा अब एक मोल क्या होता है, वो सब्सटेंस के कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स ले लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो, उसी को हम बोलते हैं 1 मोल। जैसे मैं आपको उसका नंबर भी बता देता हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। किसी के भी, अगर मैं हाइड्रोजन के ले लूँ एटम्स ऑफ H, वो उसका बनाएंगे 1 मोल।
अच्छा, अगर मैं कार्बन के ले लूँ, इतने ही एटम मैं कार्बन के ले लूँ, तो वो भी एक मोल बनाएंगे। तो ग्राम्स पर मोल जो है इसकी मोलर मास की यूनिट है। मोलर मास एलिमेंट का भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, मतलब मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। मोलर मास एटॉमिक मास के ही इक्वल होता है। ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे आपका 16U है, तो जो 16 ग्राम्स पर मोल है वो आपका मोलर मास है। एटॉमिक मास हो गया, मोलर मास हो गया, ये ग्राम एटॉमिक मास, सब कुछ सेम है। सिर्फ डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, किताबी डेफिनेशन लिख के आनी पड़ती है। इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर मॉलिक्यूलर मास का मॉलिक्यूल का मास निकाला जाए तो उसको बोल देंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सिंपल। जैसे ऑक्सीजन है O2, O2 जो है आपका मॉलिक्यूल है, O जो है एटम है, बट O2 जो है वो मॉलिक्यूल है। सो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो O2 का होता है वो तो 32 ग्राम, क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूलर में है, तो ग्राम मोलर मास बोलो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट। अगर यहाँ तक आपको डेफिनेशन नहीं भी समझ आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन डेफिनेशंस को लर्न कर लो। ये डेफिनेशंस को ज़्यादा डीप में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। अभी इस लेवल पे इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप एक चीज़ याद रखो, जो आपका एटॉमिक मास होता है वही आपका मोलर मास है, वही आपका ग्राम मोलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। आपको मैं मूल कंसेप्ट समझाता हूँ, मूल कंसेप्ट होता क्या है, मूल कंसेप्ट यूज किस लिए होता है। आपको पता होगा पहले के टाइम पे, आजकल तो 2000 का भी नोट आ गया है, पहले के टाइम पे इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं आते थे, कॉइन्स चलते थे। तो बैंक क्या करता था, कई बार जैसे कॉइन्स ज़्यादा जब कोई जमा कराने आता था तो वो क्या करते थे, उसका वेट कर लिया उन्होंने। उन्होंने कहा, मान लो उन्होंने ले लिया कि जो 100 कॉइन्स होंगे, 100 कॉइन्स जो होंगे 5 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के जो 100 कॉइन्स होंगे उनका वेट मान लो 2 किलो होगा। तो वो क्या करते थे, कोई उन्हें कॉइन दिया तो हमने उसके वेट कर लिया, वेट से वो नंबर काउंट नहीं करने पड़ते थे। तो ऐसे ही एटम्स और एलिमेंट्स के केस में हम मोल कंसेप्ट यूज करते हैं। मोल कंसेप्ट को आप इसी चीज से लिंक करो, आपको अच्छे समझ। अच्छा, 100 कॉइन्स का वेट इतना होता नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कितना होता है, मैं जस्ट एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। मूल कंसेप्ट अब हम क्या करेंगे, मूल कंसेप्ट मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ। मैं एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कार्बन, कार्बन का आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, 6। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 12, 12U उसका मास होता है। अब U जो है एटॉमिक मास यूनिट है उसकी, तो उसका मास 12 ग्राम्स भी मैं उसको रिप्लेस कर दिया मैंने, और जो इसका एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। ओके, अब आप देखो ये जो 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, मैंने कार्बन लिया बाकी किसी, इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के, एटम्स ऑफ कार्बन, एंड ऑल्सो यही कंटेन करेगा 1 मोल को। तो अगर ये फंडा आपने समझ लिया ना, और ये सबके लिए वैलिड है। अगर मैं C को रिप्लेस करके यहाँ पे मैं मान लो मैंने कोई भी एलिमेंट ले लो, ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है एटॉमिक नंबर होता है 8, 16U और 16 ग्राम्स। एक ही बात है, मैं G लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, O2 की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ। ऑक्सीजन एटम की O2 गैस हो जाती है, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम जो होगा वो अगेन इक्वल होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। मतलब 16 ग्राम ऑक्सीजन में इतने एटम्स होंगे, एंड कितने मोल होंगे, 1 मोल। मतलब 1 मोल इक्वल होता है उसके मोलर मास के, मोलिकुलर मास के, और उस वो इक्वल होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के। और इसी को बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, या फिर कांस्टेंट भी इसको आप बोल देते हो। अब ये तो कहानी थी एटम की। अब अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, ऑक्सीजन की ही बात कर लूं, एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा। ऑक्सीजन गैस, मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन गैस। अब जो ऑक्सीजन गैस का मास है वो है 32 ग्राम। तो जो 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम ऑफ किसका, O2 का, उसमें एटम्स कितने होंगे, 6.0, सेम। मतलब मॉलिक्यूल में भी सेम होगा, और ऑक्सीजन एटम अलग होगा, मॉलिक्यूल अलग हो गया, इतने ही एटम्स होंगे, और उसमें भी जो है 1 मोल होगा। तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। ये मैंने क्या लिया है, ये आपका मान लो ये मास है, ये एटम है, एंड ये जो है आपका मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आप इसको लिख सकते हो।
और ये दोनों चीज़ हमेशा सेम रहेगी, ये आपका बदलता रहेगा मास के हिसाब से, बेशक वो मॉलिक्यूल हो या फिर एटम हो। तो यही चीज़ बस आपको याद रखनी है, ये पूरा मूल कंसेप्ट आपका सॉल्व करेगा। अब मूल कंसेप्ट आपका दो तरीके से सॉल्व होता है, एक होता है आपका फॉर्मूला वाइज और एक होता है कंसेप्चुअल, जिसमें आपको फॉर्मूले की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं इस वीडियो में पूरा का पूरा कंसेप्चुअल समझाने वाला हूँ, जिसको फॉर्मूले से करने की आदत है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला भी जो है हम डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ज़्यादा जो है मैं कंसेप्चुअल पे बात करूँगा। कई स्कूल्स में ये अलाउ नहीं करते कि आप लोग सीधा कंसेप्ट लगाओ, वो कहते हैं आप लोग फॉर्मूला लगाओ, तो वहाँ के लिए मैं आपको फॉर्मूला भी बता दूंगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा फॉर्मूले पे चर्चा कर लेता हूँ, इसके तो मैं ये तो इतना कंसेप्ट बहुत है सीखने के लिए। अब आप देखो फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का। दो तीन ही फॉर्मूले हैं, उन्हीं की आपस में लिंकेज आपको करनी है, आपको समझ। नंबर ऑफ मोल्स हम एन से नोट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास ओवर मोलर मास। मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास, कुछ भी आप बोल सकते हो। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल एम से, तो एन इक्वल्स टू एम बाई एम आप कह सकते हो। अच्छा, यही नंबर ऑफ मोल्स का ये फॉर्मूला है मास के कंसेप्ट, मास के इक्विवेलेंट में। यही एटम का भी होता है, जिसमें होता है गिवन नंबर ऑफ एटम्स, बिल्कुल सिमिलर है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स, एंड नीचे आपका आता है एक फिक्स नंबर जिसको हम बोलते हैं एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर जिसकी लिंकेज जो है हमने अभी निकाली थी, एन ओवर एन नोट। एन मतलब गिवन नंबर ऑफ एटम्स, एन नोट मतलब एवोगैड्रोस नंबर। एन गिवन नंबर ऑफ एटम्स, एन नोट एवोगैड्रोस नंबर। तो यही आपके दो फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, ज़्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं है, बस यही दो फॉर्मूले आपके हैं गिनती के। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको कंसेप्चुअल भी बताऊंगा एंड फॉर्मूले से भी बताऊंगा। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए करके रखे हैं इसके मूल कंसेप्ट के। इन क्वेश्चन की हेल्प से ही आपको जो है पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो ऐसा मत करना कि दो तीन चीज़ें देखी और फिर वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। आई कैन गारंटी कि मूल कंसेप्ट में से कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसने क्या बोला है, हाउ मेनी मोल्स आर 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम। कितने मोल्स होते हैं 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। अब पहले मैं कैल्शियम का सिंबल लिख लेता हूँ सी। अच्छा, एटॉमिक मास मैंने सारे क्वेश्चन में दिया है, अगर आपको याद नहीं है सीबीएसई 20 एटॉमिक नंबर तक रिकमेंड करता है कि आप उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस याद कर लो। सो सी ए का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 20। हमें मास से मतलब है तो मैं मास ही लिख लेता हूँ सीधा 40 ग्राम्स, या फिर यू भी आप लिख सकते हो। ओके, अब मुझे पता है जो 40 ग्राम्स ऑफ सी होगा उसमें कितने एटम्स होंगे, वही फिक्स नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, और उसमें मोल्स कितने होंगे 1 मोल। मुझे उसने क्या दिया है 5 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम दिया है। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ सी ए। 40 ग्राम में मेरे कितने मोल है, 1 मोल है, 1 मोल। एंड नंबर ऑफ मोल्स इन 1 ग्राम ऑफ सी ए, आपका यूनिटरी मेथड है, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1/40 मोल्स। लास्ट नंबर ऑफ मोल्स कितने ग्राम्स का निकालना है मुझे, 5 ग्राम्स का निकालना है। 5 ग्राम्स ऑफ सी ए तो आपका 5/40, 5/40 आपका होता है 1/8। तो 1/8 आपका, अगर आप इसको डेसिमल में निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 20, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, 0.125 मोल्स। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। जब ज़्यादा से कम हम लोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक से ज़्यादा निकालते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मैंने किया है। 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पहले डिवाइड किया, 0.125 मोल्स। अच्छा, ये था कंसेप्चुअल। फॉर्मूले से बताता हूँ मैं इसको। देखो मुझे पता है गिवन नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स ये डायरेक्ट हो जाएगा फॉर्मूले से। गिवन मास, मास मुझे कितना दिया है 5, मोलर मास कितना है 40, तो ये आपका 1/8 विच इज अगेन 0.125। देखो हो सकता है ये वाला आपको फॉर्मूले ज़्यादा इजी लगा हो, बाकी इजी दोनों ही हैं फॉर्मूले। खैर कंसेप्चुअल भी कोई इतना मुश्किल नहीं है एंड फॉर्मूला भी इतना मुश्किल नहीं है, बट मुझे कंसेप्चुअल ज़्यादा बेटर लगता है। आप दोनों तरीके से इसको देख सकते हो। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। अब एल्यूमिनियम एटम्स की बात हो रही है, 27 उनका मास है। अगेन
27 ग्राम एल्यूमिनियम में या 27 यू में एटम्स कितने होंगे? 27 ग्राम एल्यूमिनियम में एटम्स कितने होंगे? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। और मोल्स कितने होंगे? 1 मोल। बार बार बस ये रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, जितना मोलर मास उतने एटम्स, इतना नंबर ऑफ फिक्स एटम एंड 1 मोल। अब उसने क्या बोला है? 4 मोल्स में निकालना है। भाई 1 मोल में मेरे पास इतने एटम हैं, तो 1 मोल ऑफ Na कंटेन एटम्स, कितने एटम्स हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। आपको कितने मोल्स का निकालना है? 4 मोल्स का। अभी बताने की जरूरत है कुछ? 4 मोल्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल्स ऑफ Na कंटेन, तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 0 0, 6 4 24, 24.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। तो इतने नंबर ऑफ एटम्स आपके होंगे 4 मोल्स में। ओके, तो ये आपका, अच्छा इसी को फॉर्मूले से अगर हम करें तो फॉर्मूला क्या था? n इज इक्वल्स टू n ओवर n नोट। n हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? n उसने दिया है हमें 4 मोल्स, तो 4 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स हमें निकालने हैं 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगेन ये ऊपर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड n आपका जो है सेम आ जाएगा। तो ये मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आप देखो, उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ सोडियम एटम। अब मुझे पता है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ Na। 1 मोल में कितने एटम होते हैं? वही सेम एवोगैड्रोस नंबर 6.023 एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स इन 0.2 मोल ऑफ Na, तो आप 0.2 जो है इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जो मेरा आ जाएगा 12.044 इंटू, और यहाँ से एक 10 कम कर देता हूँ, 10 टू पावर 22 एटम्स। ये बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, बस इसमें 0.2 दिए हुए, उसमें एक से ज़्यादा दिया होता, करना दोनों में मल्टीप्लाई ही है, तो ऐसे ही आपका फॉर्मूले से भी हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पर आप देखोगे उसने आपसे मोल्स पूछे हैं, एटम्स नहीं पूछे। अब मुझे पता है 1 मोल में एटम कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। किसी का भी 1 मोल ले लो आप, 1 मोल Na का ले लो, 1 मोल हीलियम का ले लो, किसी का भी ले लो। अब उसने बोला 6.023, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स में 1 मोल, मतलब मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ मोल्स इन 6.022 इंटू 23 एटम्स। इतने एटम्स में कितने मोल होंगे? 1 मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 1 एटम, एक एटम में कितने मोल होंगे? 1 ओवर 6.022 इंटू 10 टू पावर 20। भाई यही तो करते हैं हम छोटी क्लासेस से, ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कम का निकालना है, 1 का निकालना है तो डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इन 9.033 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स। अब इतने एटम्स में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आ जाएगा 1 बाय 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 इंटू 9.033 इंटू 10 टू पावर 24। अब आप देखो एक दो चीज़ें ऐसी है जो आपको याद भी रखनी पड़ेगी, जैसे 6.022 का 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 9.033, और अगर इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 12.044। ये आपका फास्टर कैलकुलेशन के लिए है, वैसे मैं इसको काट पीट भी सकता हूँ बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। तो ये 24 है, 23 है, 10 आ जाएगा, 10 इंटू 1.5, 1.5 इंटू 10 आपके होते 15, तो 15 मोल्स जो है आपके आ जाएंगे, मतलब इतने में जो है आपके 15 मोल्स होंगे। ओके, सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसने क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयरन एटम्स इन अ पीस ऑफ आयरन वेइंग 2.8 ग्राम्स। 2.8 ग्राम्स में मुझे नंबर ऑफ आयरन एटम्स निकालने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आयरन का सबसे पहले एटॉमिक, आयरन का सिंबल मेरा होता है Fe। Fe का एटॉमिक मास 56 Cu या 56 ग्राम्स। उसमें मोल्स कितने? फिर से वही बात, 1 मोल।
एटम्स कितने 6.022 इंटू 10⁻23। अच्छा ये मैं फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ। अब आप देखो मुझे इसमें दिया हुआ है 2.8 ग्राम्स। थोड़ा बहुत फॉर्मूला भी मुझे बताना पड़ेगा बीच में, कई बच्चों के स्कूल में अलाउ नहीं करते वो ऐसे करना। ओके, अब फॉर्मूला आप देखो, इसमें हमें मास दिया हुआ है, गिवन मास। अब मुझे पता है नंबर ऑफ मोल्स का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.8, मोलर मास कितना है 56। तो ये मेरा आ गया n। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 28 2 पे होता है, तो ये आपका आ गया 1/20 मोल्स। निकालना क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम। अब नंबर ऑफ मोल्स का मैंने एक और फॉर्मूला देखा है, n/n0। दो ही फॉर्मूले हैं, नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है 1/20 है, n मुझे निकालना है, एंड n0 मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता है। बस अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपका जो है n निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 में 20। इसको मैं 2 इंटू 10 में स्प्लिट कर लेता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूंगा 2 इंटू 10, मैंने किस लिए किया स्प्लिट, ताकि वहाँ पे 10⁻22 है कि मैं इसको 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स। देखो मैंने कंसेप्चुअल आपको बता दिया काफ़ी सारा। फॉर्मूला में एक चीज़ बताता हूँ, फॉर्मूले आपके ना दो रिलेशन है। एक नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है वेट के साथ, एक नंबर ऑफ मोल्स का रिलेशन है एटम्स के साथ। तो क्वेश्चन आपके 2-3 टाइप के बनते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुझे वेट दे दिया ग्राम्स में और मुझे पूछ लिया एटम्स में। अब ग्राम से एटम पे जाने के लिए मेरे पास जो रास्ता है वो मोल से होना पड़ता है मुझे। मतलब मैंने क्या बोला, मोल है, मोल का रिलेशन है वेट से, और मोल का ही रिलेशन है एटम से। अब अगर मुझे एटम से वेट पे जाना है तो मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, मुझे पहले मोल्स पे जाना पड़ेगा, फिर वेट पे जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट जाना है तो मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ, जैसे वेट से मोल पे मैं डायरेक्ट जा सकता हूँ। भाई अगर मुझे वेट दे रखा है, या फिर मुझे मोलर वेट निकालना है, या फिर मुझे नॉर्मल वेट निकालना है, तो मैं अगर मेरे पास मोल से मैं निकाल सकता हूँ। बट मान लो मुझे वेट गिवन है बट मुझे एटम्स निकालने हैं, तो मुझे पहले एटम्स से मोल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल्स का रिलेशन है वेट से, एटम्स का वेट से कोई रिलेशन नहीं है। ओके, तो ये आपका फॉर्मूले का कंसेप्ट है। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेज 12 ग्राम। ये तो इन्होंने वैसे ही स्टेटमेंट दी है बस आपको मोलर मास बताने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मोल होता है, किसी का भी 1 मोल, जैसे यहाँ पर कार्बन है ऑफ सी, वो उसके मोलर मास के ही इक्वल होता है। और वो कितने एटम्स के इक्वल होता है, अगेन सेम नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। व्हाट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। एक एटम में मुझे मास निकालना है, तो मेरा कोई ग्राम्स का भी जो है सबका ही कंसेप्ट है इसमें। ओके देखो, नंबर ऑफ, अब मुझे निकालना है मास। आपको पता है इतने में इतना मास होता है, तो 1 में कितना होगा। मतलब मैं लिखता हूँ मास इन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। इतने में कितना मास है मेरे पास, 12 ग्राम। मास इन 1 एटम, एक एटम में कितना मास होगा, वही मुझे जो पहले करता था मैं, डिवाइड कर देना है मुझे इंटू 10⁻23 एटम, ग्राम, सॉरी ग्राम। अब मुझे कितने का निकालना है, मुझे निकालना है कितने एटम का, वेरी गुड, 1 एटम का ही निकालना है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। बस इसको आप सॉल्व कर लो, आपका 1 एटम का मास आ जाएगा। अब मैं सॉल्विंग आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक सॉल्विंग करके दिखाऊंगा। सॉल्विंग आप लोग खुद कर सकते हो, अदरवाइज मैं इस टाइप की सॉल्विंग पे, जो आपकी साइंस की सॉल्विंग है, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वो आप लोग देख लेना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैं एक फॉर्मूले से बताऊंगा, एक आपको कंसेप्चुअल बताऊंगा। ये मैं फॉर्मूले से बताता हूँ आपको। अब आप देखो, विच हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स। मुझे ये बताना है कि मेरे पास दो चीज़ें हैं, मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ Na है, एंड मेरे पास 100 ग्राम्स ऑफ Fe है। मुझे बताना है नंबर ऑफ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे। ठीक है जी, बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स किस में ज़्यादा है। अब मुझे पता है इसके नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 100, मोलर मास Na का जो मोलर मास है वो है 23, एंड इसका n अगर मैं निकालूँ तो इसका भी 100/56। अब देखो, एक तरीका तो मेरे पास ये, मैं सीधा यहीं से बता सकता हूँ। कैसे, देखो मुझे पता है, आप इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से इसमें नीचे है 23 डिनोमिनेटर में, और इसमें डिनोमिनेटर में 56। तो नॉर्मल सी बात है, जिसमें छोटा नंबर है वो बड़ा होगा।
56 तो बड़ा नहीं होगा। अब इसके मोल्स जो है ज़्यादा होंगे, मतलब मैं इस चीज़ से ये कह सकता हूँ कि Na के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ज़्यादा होंगे किसके मोल से, Fe के नंबर ऑफ मोल से। अब अगर मोल्स ज़्यादा हैं, एक मोल में 1 मोल में 6.0 × 23 होते हैं, अगर इसके मोल ज़्यादा हैं तो एटम्स भी तो इसी के ज़्यादा होंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि 100 ग्राम्स ऑफ सोडियम हैज़ मोर नंबर ऑफ एटम्स देन 100 ग्राम्स ऑफ आयरन। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। उसने बोला है 1 ग्राम ऑफ कार्बन कंटेन एक्स एटम्स। भाई सबसे पहले अगर मैं आगे का ना भी पढ़ूँ, मुझे ये पता लग गया कि 1 ग्राम जो कार्बन का है उसमें एक्स एटम्स है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे ज़्यादा सॉल्विंग पे ध्यान नहीं देना, एक्स दिया है उसने बीच में। देखो मुझे पता है जो 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन होता है, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन में कितने एटम होते हैं, 1 एटम। अगर मुझे 1 ग्राम ऑफ कार्बन में देखने हो, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच ले रहा हूँ, ज़्यादा लिखने पे ध्यान नहीं दिया, 1/12 एटम, वही डिवाइड कर दिया मैंने। तो 1/12 की वैल्यू कितनी देखी है मुझे, एक्स, तो एक्स मेरा आ गया 1/12। अच्छा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 24 ग्राम ऑफ mg में मेरे होते हैं कितने एटम। अच्छा, ये 1 नहीं होगा, ये होगा n0 एटम, और ये आपका n0/12 भी आ जाएगा, क्योंकि 6.022 होते हैं, 1 तो मोल्स होता है आपका। तो यहाँ पर भी जो है आपका होगा n0 एटम। अगेन 1 ग्राम ऑफ mg में n0/12 24 एटम। अब ये तो मुझे पता है, बट उसने मुझसे ये पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम, मतलब मुझे x की टर्म्स में बताना है। अब n0/12 की वैल्यू x है, तो n0/24 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको अलग अलग कर लेते हैं, 12 × 1/2 एटम्स। इसकी वैल्यू मेरी x है, तो मेरे हो जाएंगे x/2 एटम्स। अगर मुझे x की वैल्यू दे रखी होती तो जो मैं जो है निकाल सकता था। वैसे आप निकाल भी सकते हो, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम में आपको एटम निकालने हैं, तो 6.0 × 23 आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी। x/2 जितने उसके एटम्स होंगे उसके याद है उसके होंगे। बट क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा है हमसे नंबर, हम ऐसे भी आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन विल हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हमें ये बताना है भाई, जितने 4 ग्राम्स ऑफ जो कैल्शियम यहाँ पर दे रखा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन, कितने ग्राम नियॉन में सेम नंबर ऑफ एटम होंगे जितने 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एटम ही निकाल लेता हूँ ना 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम के। मुझे पता है 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में, 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में एटम्स कितने होते हैं। 40 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में मेरे पास 6.022 × 10⁻23 एटम्स है। तो आप 4 ग्राम्स में निकाल लो, वही पहले 1 में करो, फिर मैं डायरेक्ट 4 में कर देता हूँ। 40 में 6.022 × 10⁻23 है, तो 1 में इतने हो जाएंगे और 4 में इतने हो जाएंगे। अच्छा, इसको मैं इजीली सॉल्व भी कर सकता हूँ, ये 10 से आ जाएगा, तो ये मेरा आ गया 6.022 × 10⁻22 एटम्स। उसने क्या पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ नियॉन। अब नियॉन के मुझे पता है 20 ग्राम्स ऑफ नियॉन में, 20 ग्राम्स ऑफ नियॉन में कितने एटम्स है, वही सेम 6.022 × 10⁻23 एटम्स। बट मुझे कितने चाहिए, इतने चाहिए, 6.022 × 10⁻22 एटम्स। तो मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखता हूँ, मतलब मास इन 6.022 × 10⁻23 एटम्स का जो मास होगा वो कितना है, 20 ग्राम्स। बस हमें कितने का चाहिए, 6.022 × 10⁻22 एटम्स का। तो आप 21 का निकालने के लिए डिवाइड एंड इतने का निकालने के लिए मल्टीप्लाई, इससे ये कैंसिल, 10⁻23 से यहाँ पे एक 10 बच गया, तो ये आपका आ गया 2 ग्राम्स। तो जो इसका जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा 2 ग्राम्स। मतलब 2 ग्राम्स ऑफ नियॉन अगर आप लेते हो तो उसमें उतने ही एटम्स होंगे जितने 4 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम में होंगे। ओके, नेक्स्ट। द मास ऑफ अ सिंगल एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स। एलिमेंट एक्स का देखो मास जो है एलिमेंट एक्स का इतना है,
मुझे ये बताना है उसका एटॉमिक मास क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो मुझे मास गिवन है, मतलब अगर मैं इसको फॉर्मूले से करूँ, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको कैपिटल एम से। तो गिवन मास मुझे दे रखा है n इज इक्वल्स टू 2.65 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स, ये मेरा गिवन मास है। उसके मुझे उसका एटॉमिक मास जो है निकालना है। अब आप देखो मेरे पास ये नंबर ऑफ मोल्स का तो ये तो मास से रिलेशन है, एक मेरा एटम से भी रिलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स को मैं n बाय एन नॉट सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 2.65 इंटू 10⁻⁻23। देखो नंबर ऑफ मोल्स के दोनों फॉर्मूले हैं, तो आप दोनों को आपस में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये मुझे 1 दिया हुआ है, ये मुझे ऑलरेडी पता है 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल्स टू 2.65 इंटू 10⁻⁻23 एंड ये आपका आ गया। इक्वेशन है, एक वेरिएबल है तो आप इसको इजीली जो है निकाल सकते हो। एम अगर मैं निकालूंगा तो 2.65 इंटू 6.022 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 10⁻23, तो ये तो आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जितना भी आएगा वो मोलर मास आ जाएगा। मोलर मास से आप उसका एलिमेंट बता सकते हो। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th उसने बोला है कन्वर्ट 22 ग्राम ऑफ CO2 इंटू मोल्स। अब सबसे पहले मुझे मास निकालना पड़ेगा CO2 का। अभी तक हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे वो एटम्स के थे, अब हमारे मॉलिक्यूल्स के हैं। CO2 का 12 प्लस 2 इंटू 16, ऐसे आप जो है मास निकाल सकते हैं, 32 टू 44 ग्राम्स। अब उसमें बोला मोल्स में कन्वर्ट करना है। मुझे पता है 44 ग्राम्स में कितने मोल्स होंगे, या फिर मैं आपको फॉर्मूले से बताता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है 22, मोलर मास है 44, तो आपका 12 विच इज 0.5 मोल्स, मतलब हाफ मोल्स होंगे आपके किस में, 22 ग्राम ऑफ CO2 में। नेक्स्ट, इसमें उसने पूछा व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक ही बात होती है, सिर्फ एटम्स के केस में उसको एटम बोल देते हैं, अदरवाइज मॉलिक्यूल बोल देते हैं। मॉलिक्यूल इन 32 ऑक्सीजन बोला है उसने, तो 32 नहीं 16 आएगा। 16 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं आपको पता है, वही है क्या, दोज नंबर 6.022 × 10⁻23, और 16 ग्राम और 1 मोल में मुझे कितने में निकालना है, उसमें 0.5 है, तो मैं इसको मास में ना लेके इसको 1 मोल ही ले लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 मोल, एक मोल में इतने होंगे, मुझे क्या निकालना है, उतने का नंबर ऑफ एटम्स इन 0.25 मोल्स। तो इसको आप जो है 0.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका जो है इसमें आंसर आ जाएगा। जितना भी आपका आंसर आएगा उतने आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर ये एटम होता तो ये मॉलिक्यूल है तो इसलिए मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें इसने क्या बोला है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल हम ले लेते हैं H2O। H का मास होता है आपका 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 16 प्लस 2 18 ग्राम्स। अब 18 ग्राम्स वाटर में मुझे निकालने हैं नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। अच्छा मैं पहले मोल्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास में कितना है 0.06 ओवर 18। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो कर दूँ, ना करना चाहूँ तो मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देता हूँ n/n0 के, क्योंकि मुझे n तो निकालना है और n0 मुझे पता है मेरा क्या होता है 6.022 × 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका n आ जाएगा। मैं आपको करके दिखाया तो ये वैसे भी काफ़ी ईजी है। तो ये मैं इसको 6/100 लिख लेता हूँ इंटू 1/18 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा 3 से। n आपका 3 से आप उसको काटोगे, 3 2 6, 3 से आप इसको डिवाइड कर लेना 10⁻21, जो भी आपका डिवाइड करके आएगा मैं कर देता हूँ 3 1 3.006 1.006 इंटू 21 एटम्स जो है आपके होंगे। 14 आप देखो, 14 में कैलकुलेट द मास इन इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन एटम की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होगी नाइट्रोजन गैस की। तो N2, अब N2 का मास जो होगा वो होगा 14 इंटू 2। गैस में उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, गैस में हम हमेशा डबल कर देते हैं, जैसे O2 है, N2 है, He2 है, जो भी मतलब गैस में 2 एटम हो या 3 एटम हो उसके हिसाब से हम मास लेते हैं।
अब 28 ग्राम्स, फॉर्मूले से बताता हूँ मैं आपको, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या है, एन ओवर एन नॉट। तो मैं इसी में देख लेता हूँ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। एन मुझे दिया हुआ है गिवन नंबर ऑफ एटम, तो 3.011 इंटू 10⁻24, और मुझे एन नॉट पता है 6.022 इंटू 10⁻23, और एम बाई एम गिवन मास मुझे निकालना है, मोलर मास मुझे पता है 28। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो अगर आप ये ऐसे फॉर्मूला भी याद करते हो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो, तो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर आपको थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो। बस इसको देखो 3.01 ये सीधा 2 पे कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10, तो 10 इंटू 28, 2 से ये 14, तो ये आपका आ जाएगा 140। तो m इज इक्वल्स टू 140 ग्राम। तो ये आपका 14 था। नेक्स्ट हम देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th आप देखोगे द एब्सोल्यूट मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज 5.32 इंटू 10⁻23। ये क्वेश्चन मैं जो है आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप खुद ट्राई करो, इजीली हो जाएगा, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसमें से और कराऊंगा। ये क्वेश्चन भी जो है आपका होमवर्क है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अभी 2-3 क्वेश्चन पहले कराया था, तो आप लोग अटेम्प्ट करो, अगर नहीं होता तो आप लोग मुझे पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में देखो 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, SO2। अब S का मास मुझे पता है कितना है 32, एंड 2 इंटू 16, 32 प्लस 32 प्लस आएगा यहाँ पर बीच में 32। SO2 का जो मास है वो आपका हो गया 64 ग्राम्स। अब आप देखो क्या बोला है उसने, 1 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स X मॉलिक्यूल्स। तो मुझे पता है 1 ग्राम का मुझे निकालना है। मैंने पिछली बार जब X वाला क्वेश्चन किया था तो मैंने नॉर्मल कंसेप्चुअल किया था, मैं फॉर्मूले से आपको करके दिखाता हूँ। SO2 में 1 ग्राम ऑफ SO2 कंटेन X मॉलिक्यूल। सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास जो कि मेरा 1 है, मोलर मास 1/64, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। उसने मुझे मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में बात करी है, मॉलिक्यूल्स का क्या होता है n ओवर n नॉट, तो जो मेरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो हो जाएगा n नॉट ओवर 64, और यही वैल्यू मुझे गिवन है x में, ये मेरी x की वैल्यू आ गई। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 6 ग्राम ऑफ मिथेन। 6 ग्राम ऑफ मिथेन में मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 ग्राम ऑफ मिथेन में, अब सबसे पहले मिथेन जो है, मिथेन होता है आपका CH4। C का आपका जो मास है वो देखा है 12 एंड H का 1, तो 12 सबसे पहले CH4 का हम मास देख लेते हैं। C का जो मास है वो देखा है 12 प्लस 4 इंटू 1, 12 प्लस 4 16 ग्राम्स। अब मुझे पता है, देखो मुझे ये क्या बताना है, मुझे 1 ग्राम में बताना है 16 ग्राम्स। अगेन मैंने जो ऊपर किया है वही मैं यहाँ करूँगा, n इज इक्वल्स टू 1 ओवर 16 इक्वल्स टू n ओवर n नॉट। तो n की वैल्यू में निकल गई n नॉट बाई 16, n नॉट ओवर 16। अगर मैं इंटू 4 करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 4 n नॉट ओवर 64। n नॉट ओवर 64 मेरा x है, तो मेरा आ जाएगा 4x। अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो आप निकाल भी सकते हो n नॉट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर आप n नॉट की वैल्यू आप इसमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपकी x की एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसकी 4 टाइम्स जो है आपकी उसकी होगी मिथेन की। ओके तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है, ऑलमोस्ट सेम है, तो ये भी मैं जो है आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट आपको 1 मोल का मास निकालना है। मैं आपको एक पार्ट करके दिखाता हूँ, बाकी पार्ट जो है आप खुद कर सकते हो इसमें। देखो व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। पहला जैसे NaCl है, NaCl का पहले मैं मोलर मास ले लेता हूँ। Na का मेरा होता है 23 प्लस Cl का 35.5, तो 35 प्लस 3 38, 48, 58, 58.5 ग्राम जो है आपका इसका मोलर मास आ गया। अब मुझे मास निकालना है 1 मोल का, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 गिवन है,
मोलर मास मुझे पता है 58.5, तो आपका जो गिवन मास आया है वो आपका क्या आ गया, 58.5 आ गया। तो ऐसे ऐसे आप एक मोल का मास एक तरह से मोलर मास के ही इक्वल होगा। ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, एक मोल का मास निकालना, मैंने आपको पहले ही बता दिया एक मोल का मास क्या होगा। वो एक तरह से आपसे ये पूछ रहा है कि बस इनके मासेस निकाल लो। ओके, तो नेक्स्ट जो है 2-3 पार्ट है आप कर लेना। ये आपका 20th लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड समझने के लिए भी। एनसीईआरटी का भी आपका बैक का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है उसने, उसने बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन इतने ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है जी, मतलब उसने बोला है आपके पास Al2O3 है, Al2O3 कितना है आपके पास है 0.051, उसमें Al2O3 में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, तो उसमें कुछ Al2 होगा, Al होगा मतलब एल्यूमिनियम होगा। उस एल्यूमिनियम में से उसमें 0.051 ग्राम में कितना एल्यूमिनियम है, उस एल्यूमिनियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे ये बताना है कि Al2O3 में कितना एल्यूमिनियम होता है। अच्छा, Al2O3 का जो मास होता है, अगर मास के हिसाब से मैं देखूंगा 27 मास, अगर आप देखोगे Al2O3 का तो 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3 विच इज 54, 48, 102 ग्राम्स। तो मतलब 102 ग्राम ऑफ Al2O3 में 102 ग्राम Al2O3 में मेरा Al2 कितना होता है 54 ग्राम। तो 0.051 ग्राम में मेरा Al2 कितना होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताना है। तो पहले यही देख लेते हैं, 102 ग्राम ऑफ Al2O3 में जो Al की परसेंटेज है वो है 54 ग्राम। मैं लिखना नहीं बता रहा, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो Al2 प्रेजेंट इन एल्यूमिनियम प्रेजेंट इन Al2O3, 102 ग्राम ऑफ Al2O3 इज 54। मैं डायरेक्ट आपको बता दूँ, तो आपका कितना निकालना है, मुझे निकालना है 0.051। तो वही मैं कर सकता हूँ, 2 स्टेप में भी कर सकता हूँ, एक स्टेप में भी। 54 अगर एक का निकालूंगा तो 102 इंटू 0.051, तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो। इसको आप करोगे ये आपका आ जाएगा 1000 एंड ये आपका 17 से जो है 17 7 ज़ा 17 6 ज़ा 17 6 ज़ा 17 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 227, तो 0.027 ग्राम। अब मुझे ये पता लग गया कि 0.027 ग्राम इसमें होगा एल्यूमिनियम। अब इस एल्यूमिनियम में कितने एटम्स है ये मुझे बताने हैं। ये भी बहुत इजी है, तो हमने पहले सीखा ही है, क्वेश्चन तो हमारा यहीं पे जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम में कितने एटम होते हैं, वही 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। तो 0.027 ग्राम ऑफ एल में कितने एटम्स होंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इन, नंबर ऑफ एटम्स इन, सेम लाइन आपकी यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ओवर 27 इंटू 0.027, तो ये आपका जो है 1000 से ये गया, तो ये आपका आ गया 6.022 इंटू 10 टू पावर 20 एटम्स। तो मैंने ये क्या निकाला है, मैंने निकाला है कि जो मेरे पास 0.051 ग्राम Al2O3 था उसमें मेरा जितना Al था उसके एटम्स कितने हैं। तो ये काफ़ी इजीली जो है आपका सॉल्व हो गया है। आप लोग अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया है, काफ़ी इजीली जो है ये आपका सॉल्व हो गया। कंसेप्ट आपको समझ आ जाता है तो फिर क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं रहता। 3 नंबर का क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है ज़्यादा, एक बार आपने समझ लिया तो इजीली जो है आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मूल कंसेप्ट था। कोई भी डाउट अगर इसके अलावा आपको आता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो एंड टेलीग्राम पे आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना एंड लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।